हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं और बिहार के टॉप क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी किस्मत बदलेगा, जो आपका रिजल्ट दिलाएगा। और लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होते चला जा रहा है, अब लेवल बढ़ रहा है। आप जानते हो कि मॉडरेट से हाई लेवल तक हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग का स्वागत है, गुड इवनिंग है। सर मेकअप भी करते हैं ना, इसलिए लेट हो जाता है। वैसे बिना मेकअप के भी अच्छे लगते हैं। अरे पागल बहुरा सब मेकअप, हम तुमको मेकअप करते दिखाई दे रहे हैं जी? एकदम अजीबे हाल है तुम लोगों का। अरे सब सेटिंग वोटिंग करने में थोड़ा समय लगता है लाइव आने में, है? चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख रुपया वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यानी बिहार को भी दे देगा अगर बंगाल का क्षेत्र उसको जीत लिए दिया जाता है तो, और 10 लाख रुपया दिनार भी देगा। दिनार सोना का सिक्का हुआ करता था, यानी दिनार क्या था भैया? सोना का। सोना का उस समय सिक्का हुआ करता था, सोना का। तो ये याद रखिएगा, ये भी देगा। साथ में बिहार भी समर्पित कर देगा। ये कौन कहते थे? ये शेर शाह सूरी यानी शेर खां। शेर शाह सूरी जो है ये शेर खां, ठीक ना? ये आपको बिहार के सासाराम वाले जागीरदार हो जाएंगे। कहां से? आपको सासाराम रोहतास वाले जागीरदार हो जाएंगे ये। और ये दिखेगा कि आपको चौसा का युद्ध साथ में कनौज या बेलीग्राम का युद्ध, जो कि 1539 में चौसा का हुआ था, 1500 आपको 40 में आपको बेलीग्राम या कनौज का युद्ध हुआ था। दोनों युद्ध में आपको हुमायूं को हरा देते हैं और भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इनका क्या नाम था भैया? शेर खां नाम था। शेर खां का कहते हैं कि बंगाल पर अगर हमको अधिकार कर दिया दे दिएगा, यानी बंगाल वाला क्षेत्र अगर आप दे देते हैं तो हम बिहार को भी देंगे, साथ में आपको 10 लाख रुपया दिनार भी देंगे, यानी आपको अर्पित करेंगे। किसको? हुमायूं को। लेकिन हुमायूं ये बात नहीं मानता है, जिस कारण से बाद में युद्ध होता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? सूजनी, बिहार में आपको सूजनी का बार बार नाम आता है। आखिर सूजनी हस्तशिल्प के क्षेत्र में आखिर क्या है, किस प्रकार का है? तो एक प्रकार की कढ़ाई बुनाई है। क्या है सूजनी? क्या है? सजनी रे, तो सूजनी क्या है? ये आपको एक कढ़ाई बुनाई है बिहार के क्षेत्र में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा पटना कलम, पूछता ही है। पटना कलम क्या है? पटना कलम, पटना कलम क्या है? तो ये भी एक प्रकार का पेंटिंग है। पटना कलम क्या है? पेंटिंग है। वैसे आपको सूजनी क्या है? कढ़ाई बुनाई की तरीका है जो बिहार में आपको प्रचलित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको कहां पड़ेगा? सबसे पहले याद पूछे आपको पूछे तो ये पड़ेगा भागलपुर में। कहां पड़ेगा? भागलपुर में पड़ेगा। भागलपुर में विक्रमशिला पड़ेगा। और भागलपुर में ही देखिएगा कि आपको विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी आपको भागलपुर में पड़ता है। और ये देखिएगा ये कौन हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएंगे। पाल वंश के संस्थापक जो होते हैं, संस्थापक में आ जाएंगे आपको। संस्थापक हो जाएंगे पाल वंश के, कौन हो जाएंगे? गोपाल हो जाएंगे। और इसके प्रतापिक शासक हो जाएंगे धर्मपाल, जो ने भागलपुर में आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। जब 1193 में देखिएगा आक्रमण करता है भारत बिहार वाला क्षेत्र पर, तो ये आपको बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, ये देखिएगा कि बिहार के जितने भी क्षेत्र में विश्वविद्यालय हुआ करता था खासकर, उसे तहस नहस कर देता है। मैथिली भाषा का विकास होता है। मैथिली भाषा आप लोग जानते हो, मैथिली भाषा हमारा जो है ये 22 भाषा जो है ना, 22 भाषा दिया है। तो 22 भाषा किस में दिया है? 22 भाषा दिया है आपको अनुसूची 8 में दिया है। किसमें? अनुसूची 8 में दिया है। इसमें देखिएगा 2003 में जोड़ा गया है मैथिली भाषा। ये 22 भाषाओं में मैथिली भाषा कब जोड़ा गया है? 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 92 संविधान संशोधन द्वारा। मैथिली भाषा के विकास कर्नाट वंश के शासनकाल में देखने को मिलता है। किस वंश के शासनकाल में? कर्नाट वंश के शासनकाल में। बिहार की तृतीय भाषा है। बिहार के प्रथम हिंदी भाषा है, दूसरा उर्दू भाषा है, तृतीय ये हो जाएगा। अरे काहे बिकी रो रहे हो? एप्लीकेशन पर जाओ, आपको वहां पर मिलता है। अजीब हाल है, बीच में तुम लोग डिस्टर्ब करने लगते हो, ठीक ना? अभी क्वेश्चन लगा लो यार, लास्ट में तुम लोग को समय मैं देता हूं। भाई पढ़ाई को सीरियस लो। प्रारंभिक वैदिक काल में दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? मगध साम्राज्य की राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये कौन था? राजगिरी था। राजगिरी को आपको मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग समाज था। यानी स्ट्रॉन्ग आप देखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो महाजनपद होता है ये मगध जनपद होता है 16 महाजनपदों में। और इसकी राजधानी कहा था? राजगिरी था। 5 पहाड़ियों की तरफ से घिरा हुआ ये क्षेत्र हो जाएगा राजगिरी। और मगध का ये प्राचीन था। फिर आप देखिएगा उदयन जो है, उदयन मगध की आपको देखिएगा राजधानी बना देता है पाटलिपुत्र। उदयन जो है मगध की राजधानी बना देता है पाटलिपुत्र। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? यानी बंगाल से अलग हुआ। बंगाल से उस समय अलग हुआ था। देखो बिहार जो अलग हुआ सबसे पहले बंगाल से, क्या हो जाएगा? बंगाल से। दिल्ली दरबार लगा था, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। उस समय देखिएगा 22 मार्च को
22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होता है। फिर आप देखिएगा इसी से आपको मतलब बिहार से आप देखिएगा यहाँ पर एक बिहार राज्य बन जाता है, यानी बिहार का अपना एक पहचान होता है बिहार, ठीक ना। अब यहां से देखिएगा 1936 में क्या निकलता है, उड़ीसा निकलता है, 1936 में उड़ीसा। और यहां से देखिएगा फिर निकलता है आपको 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 में झारखंड निकल जाता है। यानी कि इस तरीके से बिहार का अपना अभी ओरिजिनल स्वरूप इस तरीके से है। और बिहार का जो अपना प्रेसिडेंसी के रूप में स्वरूप आता है ये 1912 में आता है। इस बात को ध्यान में रखिए, जब बंगाल से अलग होता है, बंगाल से अलग होता है तो उस समय उड़ीसा भी इसमें था। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभ्यारण्य बिहार में है? राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभ्यारण्य बिहार में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं कौन सा भैया, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अव्य किया है भाई, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, वेस्ट चंपारण में हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि ये है। दुधवा यूपी में पड़ेगा, बिहार में नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा, तो ये गलत है आपका। देखिए गजनेर वन्य अभ्यारण्य ये भी बिहार में नहीं है। भीमबाध वन्य अभ्यारण्य है आपको मुंगेर में पड़ता है, मुंगेर मैंने खुद गया था तो ये देखे थे, बहुत झमठा क्षेत्र है, ये मुंगेर में पड़ता है भीमबाध वन्य अभ्यारण्य। और पहला और आपको चौथा, पहला चौथा इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा पहला और चौथा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको बनाना पड़ता है और आपको अच्छे से क्वेश्चन बनाना होगा, गलती नहीं करना होगा। चलिए, गंडक नदी का दूसरा क्या नाम है? गंडक नदी का दूसरा नारायणी नाम है। क्या है? नारायणी नाम है, ठीक नाम। ये पटना में पुनपुन भी आता है, आपको देखिएगा दक्षिण की तरफ से आकर पटना में गंगा के पास मिल जाता है पुनपुन भी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना, सोना जो पाया जाता है ये किस जिले में पाया जाता है? सोना उस जिले में पाया जाता है जहां पर धरवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि धरवाड़ क्रम की चट्टानें में ही आपको महत्वपूर्ण आपको देखिएगा धात्विक अयस्क पाया जाता है। तो सोना एक तो आपको कोलार खान में पाया जाता है, कर्नाटक में। कहां पर? कोलार खान, जहां पर केजीएफ आप लोग मूवी देखे हो ना, कोलार भी और हट्टी, हट्टी हट्टी खान, दोनों का दोनों कहां स्थित है? कर्नाटक में। सोना के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में है सोना के लिए। सोना सबसे अधिक आपको कर्नाटक में उत्पादन होता है, सोना खदान है। अब देखिएगा अपना बिहार में सोना के खदान पहले मुंगेर हुआ करता था, अब जो सोना मिला है जमुई में मिला है। पहले मुंगेर में भी सोना हुआ करता था, अब सोना जो है आपको जमुई में मिला है। और मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब जो क्षेत्र है ये आपको धरवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पर आपको धात्विक खनिज मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज पता होना चाहिए आपको। चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? डी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर जो निर्माण किया गया है ये आपको गंडक पर बनाया गया। किस पर? गंडक पर। गंडक पर आपको बनाया गया है, इसे भी याद रखिएगा। इंद्रपुरी नहर पूछे, इंद्रपुरी नहर कहां से निकाला जाता है? डिहरी के पास से निकाला जाता है, सोन से। इंद्रपुरी जो पूछे, इंद्रपुरी पूछे, इंद्रपुरी बैराज या इंद्रपुरी नहर सोन नदी से निकाला जाता है, आपको डिहरी के पास से ये निकाला जाता है। कोसी से कोसी नहर, और कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता बदलती है, इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गंडक हो जाएगा। कोसी मैदान का मध्य समुद्र से कितना ऊंचाई होता है? यानी कोसी नदी का जो आपको ऊंचाई है समुद्र तल से, ये कितना है भैया, ये बताना है कोसी नदी का। चलिए, कोसी नदी का जो ऊंचाई है आपको लगभग आपको समांतर जो पड़ता है 30 मीटर की ऊंचाई पड़ता है, यानी समुद्र तल से 30 मीटर की ऊंचाई पर कोसी मैदान का आपको क्षेत्र पड़ता है। आगे चलते हैं। काल चक्र पूजा किस आयोजन के लिए किया जाता है? बौद्ध स्थल से होता है काल चक्र का पूजा, और काल चक्र का पूजा जो किया जाता है ये किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि काल चक्र का पूजा जो होता है ये किस आयोजन में किया जाता है और कहां किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग करते हैं काल चक्र का पूजा, और बिहार में ये होता है खास कर देखिएगा, और ये बोध गया में होता है काल चक्र का पूजा। कहां होता है? बोध गया में। काल चक्र का पूजा आयोजन बौद्ध स्थल पर होता है, बोध गया। बोध गया में ही अब देखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और यही आपको बोध गया में कालचक्र पूजा का आयोजन किया जाता है। ये बौद्ध लोग जो करते हैं, आपको देखोगे मतलब जाओगे देखोगे भी, मतलब अभी हम फिलहाल देखिएगा 1 साल पहले गए थे तो ये ऐसा इस टाइप का पूजा हो भी रहा था, ठीक ना। बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास के विफल कर दी, उनके भोजन से मिले जहर को उनकी जान बचाई, ये बिहार के कौन रसोईया थे जो कि महात्मा गांधी को 1917 में, जो महात्मा गांधी अप्रैल महीना में आते हैं, कब आते हैं? अप्रैल महीना में आते हैं 1917 में। जब आते हैं चंपारण में, 3 कठिया जो व्यवस्था हुआ करता था नील के खेती के विरुद्ध में, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील खेती जबरन कराते थे अंग्रेज इसके विरुद्ध में आते हैं, और राजकुमार शुक्ल गए थे इनको बुलाने के लिए 1916 लखनऊ में। तो इनको ये जब आते हैं तो इनके खाना में अंग्रेज क्या है जहर मिलाने की कोशिश की, उसकी जानकारी बतख मियां दे देते हैं और इनका जान बच जाता है। इनका क्या नाम हो जाएगा? बतख मियां हो जाएगा। तो महात्मा गांधी को जान बचाने में किसका नाम आता है? बतख मियां का नाम आता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये बकासत भूमि हुआ करता था। क्या हुआ करता था? भूमि हुआ करता था। और ये बकासत आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था किसानों के लिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था बताइए? ये किसने किया था? दयानंद सरस्वती कहां से हो जाएंगे भाई? दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज की स्थापना किए थे।
ये 1875 में। ये कहां से आ जाएंगे, ये नहीं होंगे। बकासत भूमि का किया था स्वामी शाहजानंद, किसान नेता जो थे स्वामी शाहजानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, स्वामी शाहजानंद। इनके एक पत्रिका का नाम है हुंकार, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है हुंकार, इनका पत्रिका का नाम है, इसे भी याद रखिएगा। ये इनका पत्रिका का क्या नाम है, हुंकार है। और इन्होंने बकासत भूमि के लिए लड़ाई लड़ा था, ठीक ना। बक्सर की लड़ाई जो हुआ था, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था भाई, बक्सर की लड़ाई हुआ था 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होता है। और बक्सर की लड़ाई में क्या होता है, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह होते हैं, बंगाल का नवाब होता है, आपको अवध के नवाब होता है, तीनों का तीनों हेक्टर मुंडो हरा देता है। और ये होता है इसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद संधि जो होता है इलाहाबाद की संधि होता है। और इलाहाबाद की संधि होता है 12 अगस्त को, सबसे प्रथम जो संधि होता है 12 अगस्त 1765 को होता है। और द्वितीय संधि भी होता है 16 अगस्त को, द्वितीय संधि भी होता है 16 अगस्त 1765 को होता है। दो संधियां हुआ करता था। और आपको 26 लाख रुपया के पेंशन के आधार पर रख दिया जाता है कि इसको भैया शाह आलम द्वितीय लास्ट बादशाह को, उस समय से आपका पूरा शासन जो आता है अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एकदम बात सही है, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के ही सबसे महत्वपूर्ण नेता का योगदान था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे तथा उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया था। तो बिहार केसरी के नाम से जाने वाले कौन नेता हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं और बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका प्रमुख आपको भूमिका देखने को मिलता है। वैसे राम मनोहर लोहिया हुए, जयप्रकाश नारायण हुए, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है आपको भारत छोड़ो आंदोलन में। लेकिन ये हो जाएंगे बिहार केसरी के नाम से जो जाने जाते हैं, आपको जाने जाते हैं श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया, यानी आपको कौन सी कमेटी बनाता है। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी आते हैं, महात्मा गांधी के साथ एक कमेटी का गठन किया जाता है। और ये कमेटी क्या करता है कि जांच करता है भाई कि क्या सच में क्या चीज है, अंग्रेज लोग जो है काम जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इसमें बनाया जाता है चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया जाता है। किसका, चंपारण कृषि समिति। फिर आपको जो आपको समिति रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट में माना जाता है कि तीन कठिया जो व्यवस्था था ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। और इसमें जो नील का जबरन खेती कराया जा रहा है ये आपको गलत है, ठीक ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन 18, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल, देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल दे और डेविड शिफ्टन का नाम दे ऑप्शन में, तो डेविड शिफ्टन आपको लगाना है। क्या लगाना है, डेविड शिफ्टन लगाना है। अगर इस समय आपको डेविड शिफ्टन का नाम ना दे, जय रामदास दौलत राम दे, यानी कहीं ना कहीं वो आजादी के बाद आपको पूछ रहा है, ठीक। आजादी से पहले बिहार के पहले राज्यपाल हो जाएंगे डेविड शिफ्टन हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा पर आपका, ए हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन हो जाएंगे, यानी महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के जो लेखक हो जाएंगे ये आपको राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये भी आपको सिवान जिला के जीरादेई गांव से आते हैं। 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर को हम लोग मेघा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। बिहार के सिवान जिला से आते हैं, जीरादेई गांव से, इसे भी याद रखिएगा। और इनके द्वारा ये बुक लिखा गया था। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के सबसे पुराना गिरजाघर कौन है। बिहार के पटना में ही आपको बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है जिसे कहा जाता है पादरी की हवेली। इसे क्या कहा जाता है, पादरी की हवेली कहा जाता है। हम गए भी हैं, तो कोई खास ऐसा जगह नहीं है, ये तो पुराना है, बस आप समझो हवेली कैसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के किस जिले में जर्दालू आम पाए जाते हैं। आम के लिए ये जीआई टैग भी मिला है। जर्दालू आम को देखोगे जीआई टैग भी मिला है, तो जीआई टैग भी मिला है, आप देखोगे तो जीआई टैग भी मिला है जर्दालू आम को। और ये देखिएगा जर्दालू आम हमारे भागलपुर में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। जर्दालू आम भागलपुर में पाया जाता है। ये खुशबू के लिए प्रसिद्ध है, इसका खुशबू का बहुत महत्वपूर्ण है और मतलब गंध ये देता है काफी ज्यादा। और ये भागलपुर में जर्दालू आम पाया जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। भागलपुर को क्या कहा जाता है, सिल्क सिटी भी कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा, सिल्क सिटी के नाम से भी भागलपुर जाना जाता है, ठीक। हमारे सासाराम में क्या पाया जाता है, हमारे सासाराम में है लोढ़ा सील लोढ़ा, सील लोढ़ा है, सील लोढ़ा हमारे सासाराम में है, ये याद रखिएगा, आपको प्रसिद्ध है सील लोढ़ा। चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर। बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो बिहार में सबसे शहरी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पटना सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला हो जाएगा। और शहरी जनसंख्या बिहार में है 11.3, लगभग आपको 11.29% पड़ता है। तो इसे हम लिख देते हैं 11.30, यानी 11.3 लिखा जा सकता है, ये शहरी जनसंख्या। उसके बाद बिहार में ग्रामीण जनसंख्या पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन लगा लो, बदमाशी काहे करते हो तुम लोग, क्वेश्चन लगा लो, पढ़ाई कर लो। बाकी सभी के सभी ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा, सभी के सभी ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 23, बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बिहार की सबसे लंबी सीमा है। बिहार के सबसे अधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनता है, चलो बताओ तो इसके आंसर।
बिहार के देखो अलग अलग जिला, जैसे नेपाल के साथ, नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है बिहार से, इसमें 7 जिला लगता है, 7 डिस्ट्रिक्ट लगता है। उसके बाद आप देखोगे पश्चिम में पड़ता है यूपी, यूपी के साथ 8 जिला लगता है। उसके बाद आप दक्षिण में पड़ेगा, साउथ में पड़ेगा, यानी साउथ में पड़ेगा झारखंड, क्या पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा, झारखंड, ठीक ना, झारखंड पड़ेगा, यहां से भी 8 जिलों का संख्या लगता है। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो लगता है 3 जिला लगता है, ठीक। अगर सबसे अधिक बाउंड्री पूछे लगता है जहां हम लोग का उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार सबसे लंबा जो बाउंड्री बनाता है किसके साथ बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। जिलों में सबसे लंबा बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, इसे याद रखिएगा। टोटल 8 जिलों का भी बाउंड्री बनाता है और लंबा बाउंड्री भी आपको उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन देखोगे ये लगभग 1860-61 में बना था, 1860-61 में बना था बिहार का पहला रेलवे स्टेशन। और बिहार का पहला रेलवे स्टेशन हो जाएगा पटना साहिब रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा, पटना साहिब रेलवे स्टेशन होगा। कहलगांव रेलवे स्टेशन भागलपुर वाला क्षेत्र में पड़ता है, कहलगांव एनटीपीसी पड़ता है, इसे याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे तो। वैसे इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। पटना साहिब रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है बिहार का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में खनिज आपको देखिएगा बेला, बिहार के एक बेला जगह है, छपरा में ये पड़ता है, बेला जगह है। तो बिहार के बेला जगह पर क्या आपको होता है, ये आपको ट्रेन का, यानी ट्रेन का देखिएगा, ट्रेन का पहिया बनता है, क्या बनता है, पहिया, पहिया बनता है, इसे भी याद रखिएगा, ट्रेन का पहिया बनता है। आगे चलते हैं। बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में कौन कौन से खनिज का उत्पादन होता है? रोहतास में पायराइट्स का सर्वाधिक भंडार है, एकदम बात सही है, रोहतास में पायराइट सबसे अधिक पाया जाता है। लौह उद्योग में पायराइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो रोहतास में। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है, यानी खासकर कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर भी पाया जाता है, एकदम बात सही हो जाएगा, ठीक ना। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, यह भी बात सही हो जाएगा, यानी सभी के सभी सही है, यानी आप कह सकते हो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर? फल्गु नदी के किनारे कौन सा है, तो गया जी है, गया जी हो जाएंगे। गया जी जो है आपको फल्गु नदी के किनारे स्थित जिला है। और फल्गु नदी जो है ये आप बताना है किसके किससे मिलकर बनती है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फल्गु नदी जो है किससे किससे मिलकर बनती है, ये आपको बताना है। तो फल्गु नदी बनती है मोहना और लीलाजन के नदी से मिलकर, मोहना और लीलाजन नदी से मिलकर बनती है फल्गु नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिहार के कौन से जिले में प्रसिद्ध भीम बांध गर्म आपको जल स्रोत है? भीम बांध गर्म स्रोत है, यानी कि जल स्रोत भी है, झरना भी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो स्रोत है, यानी पानी निकलता है। और यहां पर आप कह सकते हो कि अभ्यारण्य भी है। तो भीम बांध अभ्यारण्य कहां पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है। भीम बांध अभ्यारण्य क्या बनता है, मुंगेर में पड़ता है। तुतला भवानी जो वाटरफॉल है, तुतला भवानी वाटरफॉल, वो पड़ता है रोहतास के डिहरी के बगल में पड़ता है, तो रोहतास जिला में पड़ता है तुतला भवानी। अब ये जो मुंगेर में पड़ता है वो पड़ता है भीम बांध वन्य अभ्यारण्य, और भीम बांध आपको दिखिएगा गर्म आपको स्रोत भी पड़ता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसका सबसे अधिक दासकीय जनसंख्या वृद्धि है? यानी सबसे अधिक 10 साल में सबसे अधिक जो है, यानी 2001 से लेकर 2011 तक, 2001 से लेकर 2011 तक सबसे अधिक जो वृद्धि करने वाला जिला हो जाएगा वो हो जाएगा मधेपुरा जिला। और सबसे कम जो वृद्धि करने वाला जिला हो जाएगा वो हो जाएगा गोपालगंज जिला। इसे भी याद रखिएगा, मधेपुरा जिला का सबसे अधिक वृद्धि हुआ है, गोपालगंज जिला के सबसे कम। याद रखिएगा आपसे कि समस्तीपुर जिला में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर, समस्तीपुर जिला में। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा तेजी से विकास आपको जो जनसंख्या में किया है मधेपुरा किया है, और सबसे कम जो विकास किया है आपको जनसंख्या में वो किया है गोपालगंज। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? यानी बिहार में किस प्रकार का उद्योग सबसे महत्वपूर्ण आपको है, आपको कृषि आधारित उद्योग, एग्रो उद्योग आपको देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर उद्योग। और इसमें अनाज आधारित उद्योग आपको प्रमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग जो हो जाएगा इसमें प्रमुख हो जाएगा। अनाज जो आपको खाद्यान्न सबसे अधिक, आपको खाद्यान्न के मात्रा में बिहार भी अच्छा टॉप पर आ जाता है, खाद्यान्न ज्यादा उत्पादन होता है, यानी कि आप कह सकते हो मकई, धान, गेहूं, ये सब। प्रथम बौद्ध महासभा कहां हुआ था? प्रथम बौद्ध महासभा जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था राजगिरी में। राजगिरी में हुआ था, ये महाकश्यप के आपको देखिएगा अध्यक्षता में हुआ था। और आप देखोगे इसका आपको शासनकाल हो जाता है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजगिरी में हुआ जाता। राजगिरी में आपको होता है आपको पहला, और पाटलिपुत्र में यानी पटना में होता है तीसरा अशोक के शासनकाल में। वैशाली में काला अशोक के शासनकाल में दूसरा होता है, और चौथा जो होता है कंडोल वन कश्मीर में होता है आपको कनिष्क के शासनकाल में। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का गौरी के साथ आता है, ये गौरी के साथ आता है। और ये देखिएगा ये था 1193 में आता है। बिहार में काफी ज्यादा तहस नहस करता है। बिहार के देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी में आग लगा देता है। अब ये देखिएगा इसका नाम हो जाएगा क्या, तो बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी इसका नाम हो जाएगा। हेलो।
करते हैं कॉल बस क्लास लेकर। हम्म। हाँ चलता है, करते हैं कॉल अभी तुरंत, आधे घंटे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी हो जाएगा। बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय, आ गया क्वेश्चन। तो बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल की अगर देखा जाए तो ये जय रामदास दौलत राम थे। कौन हो जाएंगे? जय रामदास दौलत राम हो जाएंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपको श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? जय रामदास दौलत राम बिहार के पहले भारतीय आपको राज्यपाल हो गए। राज्यपाल की आपको देखोगे नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। संथाल विद्रोह जो होता है ये 1856 में होता है, 55-56 में देखने को मिलता है। 1857 से पहले होता है, 1800 आपको 55-56 में देखने को मिलता है, यानी 1857 के विद्रोह के पहले होता है, ठीक। और ये जब विद्रोह होता है तो इसके जो नेता होते हैं ये सिद्धू कानू होते हैं। कौन होगा भैया? संथाल विद्रोह के नेता। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार में आपको संथाल जो विद्रोह हुआ था, यानी उस समय झारखंड भी एक ही था, यानी जब ये विद्रोह हुआ था उस समय तो ये झारखंड भी बिहार ही का भाग था, और ये जो हुआ था इसका जो नेता हो जाएंगे सिद्धू कानू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सिद्धू कानू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार का लोटा विद्रोह, बिहार में लोटा विद्रोह होता है 1857 क्रांति से पहले, यानी कि ये होता है 1856 में। और लोटा विद्रोह जो होता है ये लोटा के लिए हुआ था। किसके लिए? लोटा के लिए। लेकिन एक धार्मिक इसमें एंगल था। पहले क्या हुआ करता था, पीतल का लोटा मिला करता था, पीतल का। अंग्रेज लोग पीतल का लोटा दिया करते थे कैदी लोग को, लेकिन आपको क्या होता है कि पीतल का लोटा महंगा मिलता था, इस कारण से देखिएगा कि पीतल का लोटा नहीं दिया जाने लगा और मिट्टी के लोटा दिया जाने लगा। इस कारण से यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता है। ये कहां हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था, अपने बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। 1856 में हुआ था, 1856-57 में, यानी 1857 से पहले हुआ था, 1856 में हुआ था। ये लोटा विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? अब बिहार से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936, यानी बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था 1936 में। 1936 में। आगे चलते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, देखो बिहार जो है ना, बिहार में अगर जिलों की संख्या पूछे तो 38 हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल पूछे तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिहार का अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल पूछे तो 2.86% हो जाएगा। और बिहार का रैंक पूछे क्षेत्रफल के अनुसार से तो बिहार का रैंक क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ावा हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से रैंक पूछे तो तीसरा हो जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आपको रैंक पूछे तो पहला हो जाएगा, जिसका 1106 पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी घनत्व है बिहार का। ये याद रखिए, बिहार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी हो जाएगा। सी, बिहार क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2.86% के साथ आप देखिएगा कि बिहार जो होता है ये क्षेत्रफल होता है, और लगभग 8.6% जो होता है, लगभग 8.5% के करीब आप कह सकते हो, ये बिहार का टोटल भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 जनगणना के अनुसार। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? रास्ता बदलने के कारण नेपाल से निकलती है सप्तकोशी, इसके कोसी नदी कहा जाता है। ये बार बार आपको देखोगे बरसात के दिन में रास्ता बदलने लगती है, जिस कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड आपको जलप्रपात को पाया जाता है? तेल्हड़ कुंड जलप्रपात जो पाया जाता है ये आपको देखोगे औधौरा वाला क्षेत्र में मिलेगा, और औधौरा की पहाड़ी कहां मिलेगा आपको? कैमूर वाला क्षेत्र में। और कैमूर की पहाड़ी कैसा है? आपको विंध्य का ही आगे वाला भाग है कैमूर की पहाड़ी, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात मिलेगा? तेल्हड़ कुंड या तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एशिया के सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोखुर झील कौन सी है? तो गोखुर झील कहा जाता है जैसे नदी ऐसे ऐसे चलती है, विसर्प बनाकर चलती है, और नदी क्या होती है कि फिर आपको कट कर और मेन धारा से आपको कट कर फिर ये अपना रास्ता बदल लेती है, इस तरीके से ये चलने लगती है। तो ये जो झील बन जाता है गाय के खुर जैसा, ये गोखुर झील कहा जाता है। ऑक्सफो लेक कहा जाता है, बैल के खुर जैसा बन जाता है ये। और ये जो भारत के या पूरे आपको एशिया के सबसे बड़ा गोखुर झील पूछे, ये हो जाएगा कांवर झील। कांवर झील हो जाएगा, बेगूसराय में पड़ता है कांवर झील, और 2020 में इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया था, यानी आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय में हो जाएगा। बेगूसराय, बेगूसराय में बरौनी पड़ता है। क्या पड़ता है? बरौनी। बरौनी, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहां पड़ता है? बरौनी में ही पड़ता है, बेगूसराय जिला में। और इसमें आपको जो सहयोग किया गया था ये यूएसएसआर द्वारा किया गया था, और स्थापना किया जाता है 1964 में। यूएसएसआर ने इसका सहयोग किया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? आपको बेगूसराय में क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और बाकी ये देख लीजिए, ये सभी मिलान सही है। घोंघा झील जो है ये कटिहार में पाया जाता है, अनुपम झील जो है कैमूर में पाया जाता है, और कुशेश्वर झील जो है दरभंगा में पाया जाता है। ठीक, तो ये भी बात सही है। सभी आपको बढ़िया से क्वेश्चन में क्वेश्चन है, तो आराम से चलना। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार के किस जिले को गेहूं का कटोरा कहा जाता है? गेहूं का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं का कटोरा कहा जाता है। ये दोनों का दोनों कहा जाता है रोहतास को।
बिहार के किस जिले को ईख का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पश्चिमी चंपारण को। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर को कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला, और याद रखिए जूट में पूछे उत्पादन, तो जूट में उत्पादन होता है पूर्णिया। और आपको पूछे कि मुजफ्फरपुर में लीची माना जाता है, ये भी सब याद रखिएगा। सिलाव के खाजा फेमस है, ये भी याद रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला लिटरेसी रेट क्या होगा? सबसे कम होगा महिला लिटरेसी रेट। महिला लिटरेसी रेट में भी बिहार में सबसे कम, आपसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे कम बताओ बिहार का महिला लिटरेसी रेट। सबसे कम महिला, महिला के साथ साथ पुरुष मतलब मेल, चलो यहां पर इंग्लिश में लिख देते हैं फीमेल। फीमेल का लिटरेसी रेट सबसे कम, फिर मेल का सबसे कम लिटरेसी रेट किस जिले में पाया जाता है? और ओवरऑल सबसे कम, ऑल आपको सबसे कम जो है लिटरेसी रेट कहां पाया जाता है, ये आपको बताना है, जिले का नाम बताना है। हम देखेंगे महिला का लिटरेसी रेट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 51.50% हो जाएगा। ये आपको जो होता है भारत में, बिहार में होता है, बिहार में महिला लिटरेसी रेट जो होता है ये आपको 51.50% हो जाएगा। ठीक, तो फीमेल का सबसे कम लिटरेसी रेट पाया जाता है सहरसा में। और उसके बाद मेल का सबसे कम पाया जाता है पूर्णिया में पाया जाता है, पूर्णिया में। और आपको ऑल भी कहां पाया जाता है? पूर्णिया में पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखा जाए कि आपको फीमेल का कितना लिटरेसी रेट है? 51.50% है। मेल का लिटरेसी रेट भारत में, बिहार में कितना है? आपको 71.25% है। और औसतन आपको पूछे यानी कि लिटरेसी रेट बिहार का है कितना टोटल, तो 61.80 है। तो इसमें ही सभी क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखो 51.50% है फीमेल का लिटरेसी रेट, आपको मेल का जो है यानी कि पुरुष का है 71.25 लिटरेसी रेट, और ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है यानी सब मिला लिया जाए तो बिहार का लिटरेसी रेट है 61.80 आपको परसेंट। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो हो जाएगा रोहतास का हो जाएगा, महिला में, पुरुष में और ओवरऑल में भी सबसे अधिक रोहतास जिले का लिटरेसी रेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या कर दिया था? तो खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड हत्याकांड आप लोग जानते हो, मुजफ्फरपुर में, जिसे मुजफ्फरपुर हत्याकांड के प्रयास कहा जाता है, यानी मुजफ्फरपुर में हत्याकांड का प्रयास इसे कहा जाता है, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 43। आजाद दास्ता जो बनाया जाता है ये कब बनाया जाता है? 1942 में बनाया जाता है, जब आपको दिखिएगा कि जयप्रकाश नारायण और अपना हजारीबाग जेल से भागते हैं, नेपाल के तेराई वाला क्षेत्र में जाते हैं और भारत छोड़ आंदोलन में देखिएगा ये आजाद दास्ता के निर्माण करते हैं। और आजाद दास्ता क्या हुआ करता था भैया? देश को आजादी कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। ये आपको गुरिल्ला वारफेयर युद्ध पद्धति था। इसमें क्या होता था कि आपको अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को ठप किया जाता था, उनके जितने भी इंपोर्टेंट स्थान है उनको ठप किया जाता था, और ये आपको गुरिल्ला वारफेयर पद्धति अपनाया जाता था इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा, नुनवा ये 1917 में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में आपको चलता है, 1920 से 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। अब समझने के आंदोलन 1930 में चलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? श्रम विभाग में लेबर विभाग सौंपा गया था। तो लेबर का मंत्री बनाया गया था कैबिनेट स्तर के मीरा कुमार जी के बाबूजी को बनाया गया था। और मीरा कुमार के बाबूजी कौन थे भैया? जगजीवन राम थे। ये वही मीरा कुमार हो जाएंगी जो बिहार की थी और पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनती है, जो सासाराम संसदीय क्षेत्र से जीत कर गई थी। और इन्हीं के बाबूजी का नाम है जगजीवन राम। जगजीवन राम जो थे ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम आपको श्रम मंत्री बनाए गए थे और बहुत दिनों तक ये मंत्री बने रहे थे कैबिनेट स्तर का, ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 45। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग जेल से भाग गए थे? तो 1942 में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग जाते हैं। दिवाली के अवसर पर आपको देखिएगा काफी शोरगुल होता है और हर्षोल्लास से आपको त्योहार मनाया जा रहा था, जिस कारण से ये आपको मौका मिला। और दिवाली के समय ही देखिएगा जयप्रकाश नारायण जो होते हैं ये हजारीबाग जेल तोड़ते हैं लोग, उनके सहपाठी, और भाग जाते हैं और नेपाल के तराई वाला क्षेत्र में चले जाते हैं और आजाद दास्ता निर्माण किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था 6 दिसंबर को हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का गठन। और अब देखिएगा कि आजाद दास्ता निर्माण, माफ करना, संविधान सभा के आपको अस्थायी अध्यक्षता चुना जाता है आपको 11 दिसंबर 1946 को। किसको भैया? राजेंद्र प्रसाद को। उससे पहले आप देखिएगा कि सबसे पहला जो बैठक होता है 9 दिसंबर को होता है, 9 दिसंबर 1946 को होता है, और ये सच्चिदानंद सिन्हा जी की देखरेख में आपको पहला बैठक होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को ये आपको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आपको पड़ती हैं 2011 जनगणना के अनुसार गोपालगंज में। गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है, सबसे कम जो होता है मुंगेर का है। सबसे कम जो होता है मुंगेर का लिंगानुपात है, इसे भी याद रखिए। सबसे अधिक गोपालगंज, सिवान, छपरा का अधिक लिंगानुपात है, तो गोपालगंज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद का गठन ही किया गया था 1912 में, 1912 में किया गया था। और पटना में देखिएगा कि अपना पहली बैठक बुलाया जाता है और 20 तारीख को बुलाया जाता है, 20 जनवरी को बुलाया जाता है 1913 में। 20 जनवरी 1913 में आपको पटना में ही देखिएगा ये बैठक बुलाया जाता है और ये पहली बैठक होता है 20 जनवरी 1913 को होता है पटना में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट आरक्षित है? अनुसूचित जाति माने कहने का मतलब एससी के बारे में बात कर रहा है। किसी भी राज्य के जो विधानसभा में एससी या एसटी की सीट रिजर्व किए जाएंगे वो आर्टिकल 332 के तहत रिजर्व किए जाएंगे। यानी अनुच्छेद 332 में क्या दिया है कि भैया एससी का सीट और एसटी का सीट कहां पर आपको रिजर्व हो सकता है? विधानसभा में, राज्य के विधानसभा में। तो बिहार में एससी का सीट जो रिजर्व है 38 है और एसटी का जो सीट रिजर्व है 2 है। एसटी का सीट जो है मनिहारी और कटोरिया, मनिहारी और कटोरिया जो 2 क्षेत्र है ये एसटी का 2 सीट रिजर्व किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 सीट हो जाएगा। अगर एससी एसटी दोनों मिला लिया जाए तो टोटल 40 सीट विधानसभा में आपको रिजर्व हो जाएगा। बिहार के विधानसभा में देखिएगा टोटल आपको 243 सदस्य होते हैं। इसे भी याद रखिएगा, टोटल 243 सदस्य विधानसभा का और 75 सदस्य विधान परिषद का। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए हो गया एससी कैटेगरी के लिए। बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए 6 सीट रिजर्व है, इसे भी याद रखिए। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? यानी बिहार के पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। आर्टिकल 243 के आपको डी में दिया गया था। आर्टिकल 243 के डी में आपको आरक्षण दिया गया है जो महिलाओं के लिए। इसलिए आपको नया एक अधिनियम आया जाता है आपको 2006 में बिहार में, और इसमें 50% आरक्षण दे दिया जाता है महिलाओं को, यानी ग्राम स्तर के शासन में 50%। और आपको ये पता होना चाहिए बात कि इस साल ही 106 संविधान संशोधन हुआ है और 106 संविधान संशोधन में विधानसभा और लोकसभा में देखिएगा 1/3 सदस्य जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसे भी याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। झारखंड बिहार से कितना प्रतिशत राज्य लेकर अलग हुआ था? झारखंड अलग हो गया था, तो ये झारखंड कब अलग हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 2000 को। और इसमें देखिएगा ये लगभग 45.86% जो है ये क्षेत्र अलग लेकर हो गया था। 45.86 जो है क्षेत्र आपको अलग लेकर हो गया था। तो यहां पर कहीं कहीं 45 देता है, कहीं कहीं 46 देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर 45 देता है तो लगा लीजिएगा, नहीं तो विकिपीडिया जो बताता है ये 46 बताता है। विकिपीडिया क्या बताता है? 46 बताता है। वैसे बीपीएससी ने जो आंसर माना है, यानी बीपीएससी जो आंसर माना है वो माना है 45.86। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। ऑप्शन में तो दिया ही है आपको 86.86। अगर आपको 45.86 देता तो आप आराम से लगाते। तो मैंने दोनों बात आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोगों को कंफर्म आपको हो जाना होगा। चलिए, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण कौन दिया? गांधी जी को चंपारण इसलिए क्योंकि नील की तनकठिया व्यवस्था चल रहा था। तो राजकुमार शुक्ल जाते हैं 1916 में, लखनऊ में जाते हैं। जब लखनऊ अधिवेशन होता है उसी समय आपको देखिएगा एम के महात्मा गांधी को बुलाकर लाते हैं, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को आमंत्रित करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। 1913 में पटना में अनुसूलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो 1913 में पटना में अनुसूलन समिति की शाखा ये आपको बनाया गया था, ये सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही मैं आपको करा रहा हूं। ये देखिए 54, बिहार समाजवादी पार्टी कब गठित किया गया था? 1931 में गठित किया गया था। बिहार में जो समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था 1931 में गठित किया गया था। ये किसके किसके द्वारा? 2 लोग थे समाजवादी पार्टी में, एक फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। और भी नेता थे लेकिन 2 प्रमुख नेता थे। एक फूलन प्रसाद वर्मा थे, एक जयप्रकाश नारायण थे। एक अध्यक्ष बनते हैं तो एक सचिव बनते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ये बिहार जो समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार मिलता है? बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? तो बिहार के किस जिले में आपको देखिएगा ज्यादा अबरख का भंडार मिलता है? ये आपको गया जिले में मिलता है। बिहार के गया जिले में बहुत मात्रा में अबरख का, और अबरख के देख रेख में देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में ही अबरख आपको देखने को मिल रहा है। सोन और गंगा नदी का संगम के बिहार किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी के संगम पर अपना पटना है। पटना में दो को फ्लैट चाहिए तो पटना है, और पटना किस नदी के किनारे स्थित है? सोन और गंगा। देखो पटना जो हो जाएगा ना, आपको पटना के पूछे स्थापना किसने किया था, यानी पटना ये शेरशाह सूरी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पाटलिपुत्र उदयन हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इसका नाम पहले अजीमाबाद भी था। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? बिहार का 2020 में रामसर स्थल घोषित किया जाता है गोखुर झील। ताजे पानी के सबसे बड़ा गोखुर झील 2020 में से रामसर घोषित किया जाता है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था भाई? तो रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया जाता है। बिहार में भी 3 आर्द्रभूमि क्षेत्र है, एक आपको ये हो गया, और 2024 में देखिएगा आपको घोषित कर दिया जाता है नागी को और नकटी को। नागी नकटी भी कहां पड़ता है? आपको मुंगेर में पड़ता है। तो नागी नकटी मुंगेर का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको
कांवर झील हो जाएगा, 3 आपको पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आर्द्र भूमि दिवस के लिए देखिएगा 2 फरवरी को कन्वेंशन होता है 1971 में, और 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, क्योंकि भैया 2 फरवरी को आपको रामसर स्थल जो है, रामसर कहां क्षेत्रफल था, ईरान का क्षेत्रफल था है, वहां पर आपको जो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है उसको बचाने के लिए सम्मेलन होता है। बिहार का पहला रामसर स्थल हो जाएगा कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है, ब्रह्मयोनी जो हिल है यानी कि आपको पहाड़ी है ब्रह्मयोनी, यह पड़ता है आपको गया जिला में। कहां पर पड़ता है, गया जिला में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है, बिहार की राजकीय मछली मीठे पानी की मछली है, और इसका क्या नाम है, भूरी मछली, भांगुर मछली, केवड़ा मछली, घेवड़ा मछली, रोही मछली। तो ये देखिएगा भांगुर मछली नाम है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मांगुर या भांगुर मछली इसका नाम होता है। बिहार के आपको राजकीय मछली हो जाएगी। बिहार के राजकीय पुष्प जो हो जाएगा गेंदा हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प जो हो जाएगा गेंदा का फूल हो जाएगा, गेंदा का फूल हो जाएगा। बिहार के राजकीय मछली हो जाएगी ये, और बिहार का राजकीय जो आपको जानवर होगा जंतु वो बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैल, तुम लोग के जैसा बैल हो जाएगा, ठीक ना, बैल हो जाएगा। बिहार आपको या अब क्या बचता है यहाँ पर, वृक्ष जो हो जाएगा पीपल हो जाएगा, पीपल, राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। तो ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग लगा लीजिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 लगाओ। 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसके जन्म तिथि पर मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म तिथि पर मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को जन्म हुआ था। 3 दिसंबर आपको दिखिएगा 1884, कब, 1884 में किसका जन्म होता है, बिहार के लाल और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का। और राजेंद्र प्रसाद जी जो है सिवान जिला यानी कि सिवान जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो जीरादेई गांव है वहां पर ये जन्मते हैं, और ये बिहार के आपको दिखिएगा बिहार तरफ से पहले आपको राष्ट्रपति। मिस्टर सुजीत, आपके टेस्ट में मेरा 60 से 62 आ रहा है, क्या करे, मेरा हो पाएगा। ये सुजीत तुम काहे इतना रो रहे हो, एक काम करो मम्मी पास जाओ, ठीक ना, मम्मी से बोलो थोड़ा स्यूठा जो है ना लाल धिका ले, ठीक। ऐसे रोने में मजा नहीं आता है बाबू, सुजीत बाबू ऐसे मजा नहीं आता है, एक सूइठा दिखा ले, ठीक ना। आज सूइठा जानते हो सूइठा क्या होता है, जो रोटी बनाया जाता है, एकदम लाल सूइठा दिखाकर अब बस पीछे 4 सूइठा मरवा लो, तुम्हारा एकदम 62 से जानते हो कितना 82 बढ़ जाएगा। 4 सूइठा में तो 5-5 से गुणा कर लो, यानी अगर तुम्हारा 62 नंबर आ रहा है ना, मम्मी से 4 सूइठा एकदम गर्म कर मरवाओ तो 5 के गुणज में आप समझ लो बढ़ेगा, तो आप समझ लो 4 बार आपको 4 सूइठा में तुम्हारा 20 बढ़ेगा, सीधे 82 पर आ जाओगे, ठीक। ये स्कोर बढ़ाने का सबसे सटीक और सबसे एकदम किफायती बिना पैसा का सबसे बेस्ट तरीका तुमको बता रहे सुजीत, यही काम करो, सबसे बेस्ट काम करो, ठीक ना, वरना और सुनना चाहते हो तो और सुना देंगे तुमको बढ़िया से। चलो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद। कब से देख रहे हो, सब लड़का क्वेश्चन लगा रहा है, इसका यह आ रहा है सर जी 60 से 62 आ रहा है, सर से बात कर 90 चाह रहे हो क्या, 100 में 100 बनाना चाह रहे हो, तभी तुम्हारा रिजल्ट होगा। तब परेशान है कि 40 आ रहा है, 43 आ रहा है, इनका 60 से 62 आ रहा है, तो इनका आंख से गंगा जमुना सरस्वती बह रहा है। अद इंसान लोग पाए जाते हैं दुनिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। 1857 के समय पीर अली ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था। हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा खाना नहीं बना, हम कल पढ़ाते 9 बजे क्लास जब स्टार्ट किए थे तो खाना हम नहीं खा पाए थे, बिना खाने हमको सोना पड़ा, स्थिति खराब हो गया, सुबह मेरा तबियत खराब हो गया। कल हमको घर भी जाना है, जल्दी से हमको सब कुछ कराकर अपना प्लान बनाना है, कल घर भी जाना है, मुझे घर से आना भी है जल्दी से यहाँ पर। अब तुम लोग हो कि पीछे अपना छोड़े ही नहीं रहो, सर को तंग करना है। भाई तुम लोगों को तो घरे बैठल खाना मिल जाता है, हमको तो बाहर जाना पड़ता है। चलो ठीक है। 1857 के समय में पीर अली जो हो जाएंगे, ये पटना से थे। कहां से थे, पटना से। 1857 की क्रांति में देखिएगा पीर अली कहां से नेतृत्व करते हैं, पटना से नेतृत्व करते हैं। चलो कुछ आपको फैक्चुअल में बता दूं, आपको एग्जाम में पूछता है बिहार दिवस, रटते चलो, बिहार दिवस कब पूछेगा, 22 मार्च को पूछेगा, ये सब रटते चलो, आपके एग्जाम में पूछेगा। बिहार का क्षेत्रफल पूछेगा आपको 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पूरे भारत का हो जाएगा 2.86% हो जाएगा। आपको जनसंख्या के हिसाब से बिहार का आपका स्थान तीसरा आता है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से आपको पहला आता है 1106 जो हो जाएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का कौन सा स्थान आता है, तो 12वां स्थान आता है, एरिया के हिसाब से 12वां स्थान आता है, रैंक आता है। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 8.60%, जो कि मैंने आपको बताया, ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको रिवीजन करा रहा हूं अभी, ये सब रिवीजन कर लो। आपको पूछे उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई पूछे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 345 किलोमीटर हो जाएगा, और आपसे पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई पूछे 483 किलोमीटर हो जाएगा बिहार का। ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दाय टाइफिस हो जाएगा। बिहार का औसत
औसतन जो ऊंचाई है यह है 173 फीट हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा 173 फीट। मीटर में पूछे तो लगभग 53 मीटर आपको हो जाएगा। बिहार में बारिश की मात्रा जो हो जाएगा 112 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सभी के सभी पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पटना से हो जाएगा। पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया था, ये आपको किताब विक्रेता भी थे। आधुनिक बिहार के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक बिहार के रूप में यानी जो बिहार का अपना अलग पहचान दिलाते हैं और संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी माने जाते हैं ये सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है बंगाल के जो लोग थे ये काफी ज्यादा पटना यूनिवर्सिटी में भी थे और काफी लोग ऐसे थे जो कि आपको बिहार का मतलब जो अस्मिता था उससे खिलवाड़ किया करते थे। बिहार के जितने भी जॉब थे बंगाली लोगों ने आपको कैप्चर कर रखा था। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा बोलते हैं कि बिहार को अलग पहचान मिलना चाहिए और बिहार को अलग आपको राज्य होना चाहिए और बंगाल से अलग कराने में बिहार का सबसे बड़ा योगदान जो है यानी आपको सच्चिदानंद सिन्हा का है। इसलिए आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? ये आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के अधिवेशन जो हुआ था वो कहां हुआ था? गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? गया में हुआ था, गया जी में हुआ था। तो 1922 में तो बिहार में 2 अधिवेशन हुआ है मुख्यतः, अगर देखा जाए 3 हुआ था लेकिन वो तो झारखंड वाला चढ़ गया क्षेत्र में, झारखंड वाला क्षेत्र वाला हम नहीं याद करते हैं। सबसे पहले 1912 में हुआ था जब बिहार का अपना अलग पहचान मिला था। इसे पाटलिपुत्र को कहा जाता है यानी कि अपना जो पट्टा में ही हुआ था। ये देखिएगा तो ये माधुलकर साहब जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक ना। फिर गया अधिवेशन होता है 1922 में और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? चित्तरंजन दास द्वारा किया जाता है। चित्तरंजन दास ने 1922 में जो अधिवेशन हुआ था गया अधिवेशन उसकी अध्यक्षता किए थे। 64 लोक जनशक्ति पार्टी एलजीपी। एलजीपी की स्थापना कब होता है? लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना होता है आपको 2000 ईस्वी में। इससे पहले देखिएगा 1999 के ही समय में आप देखिएगा आरजेडी का स्थापना हो चुका था। फिर देखिएगा 2000 के बाद में आपको 2000 के बाद 2003 में आई थिंक आपको जेडीयू का स्थापना होता है। और जो एलजीपी होता है ये किसका पार्टी है? ये रामविलास पासवान जी का पार्टी है। अभी आपको चिराग पासवान जी हो जाएंगे, इसके नेता हो जाएंगे। तो एलजीपी लोक जनशक्ति पार्टी जो हो जाएगा कौन स्थापना करते हैं? रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे पहले बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह होता है? 1831 में आपको कोल विद्रोह होता है। यह एक जनजातीय विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था और यह सिंहभू वाला क्षेत्र कहां पड़ता है? छोटा नागपुर में पड़ता है। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र पड़ता है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में हुआ था और ये झारखंड में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 66 प्राचीन महाजनपद अंग का विस्तार किस जिले में है? तो प्राचीन महाजनपद जो अंग है इसका विस्तार किस किस जिले में देखने को मिलता है? तो ये जिले में देखने को मिलता है। एक तो कहां? भागलपुर में मिलता है और मुंगेर। ये सबसे पूर्वी आपको 16 महाजनपदों में देखा जाए सबसे पूर्वी महाजनपद कौन हो जाएगा? ये आपको कौन हो जाएगा भैया? अंग की राजधानी चंपा था। अंग की राजधानी कहां था? चंपा था। चंपा ये याद रखिएगा, चंपा हुआ करता था। और इस क्षेत्र में आ जाएंगे भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र में आ जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? पर आपका डी हो जाएगा। भारत में बिहार में 3 महाजनपद हुआ करते थे। एक तो वैशाली वाला गणराज्य था, एक मगध था और एक आपको वही था आपको अंग था भागलपुर मगध मुंगेर वाला। 67 स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन से नहीं संबंधित है, बिहार में मजदूर आंदोलन से नहीं संबंधित है, बिहार में किसान आंदोलन से। स्वामी शाहजानंद क्या है? किसान आंदोलन माने जाते हैं। 1925 के बाद सबसे बड़े आपको किसान आंदोलन के रूप में ये आपको जो नेता के रूप में आपको उभरते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है यहाँ पर सोन नदी। ये देखिएगा अमरकंटक से निकलकर आपको पटना के समीप आकर आपको देखिएगा गंगा में मिल जाती है। सोन नदी जो है उत्तर से आप 1 मीटर बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर, ठीक है उत्तर की ओर ही पूछ रहा है, ठीक है सोन नदी हो जाएगी। अमरकंटक से निकलती है, पटना में आकर गंगा में मिल जाती है। आगे चलते हैं 68/69 गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। बिहार का राजकीय फूल कचनार होगा सर जी। बिहार का राजकीय फूल कचनार होगा सर जी। सर जी ए बच्चा बिहार का राजकीय पुष्प कचनार ना होकर गेंदा हो चुका है। कितना पहले ही बदल चुका है, नहीं पता है रे बुआ, नहीं पता है रे। बिहार का दूसरे भाषा जो हो जाएगा उर्दू हो जाएगा बुआ, उर्दू हो जाएगा। ये नहीं पता है तेरे को? बिहार का वृक्ष जो हो जाएगा नहीं पता है तेरे को? पेपल हो जाएगा भैया, बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। तोरा नहीं पता है? आए तो बता, तोरा ये ना पता है रे कि कचनार होगा? कि आपको कचनार पहले ना हुआ करता था, अब बैल हो जाएगा। आपको राज्य के जो आपको जानवर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा भैया? बैल हो जाएगा। आपको याद रखिएगा राज्य के पशु पूछे तो बैल हो जाएगा। गौरैया हो जाएगी भैया, गौरैया आपको क्या हो जाएगी? चिड़िया हो जाएगी। गौरैया हो जाएगी आपको चिड़िया। गौरैया जो हो जाएगी आपका पक्षी हो जाएगी गौरैया, ये भी आपको पता होना चाहिए। भांगुर तो मैंने बता ही दिया, या मांगुर जिसे कहता है मांगुर, ये तुम्हारी मछली हो जाएगी, ठीक ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। समझ में आ गया? बोधि वृक्ष जो हो जाएगा प्रतीक हो जाएगा, बोधि वृक्ष। तो समझ में आ गया नुनुआ? आए तो लोग अनेरिया मुझे कहा है बोले। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? गया जी में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? गया जी, यहां पर लिख देना चाहिए, गया जी में है, क्योंकि गया का नाम बदल चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये देखते हैं कौन सा। तो आप देखोगे ऑयल रिफाइनरी बरौनी में स्थित है, एकदम सही है बात, यूएसएसआर की सहायता से आपको स्थापना किया गया था। सीमेंट बंजारी में आपको स्थित है, यह भी बात एकदम सही है। फर्टिलाइजर के लिए भोराही आपको स्थित है, यह भी बात सही है। रेलवे डिब्बा और अभियांत्रिकी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये आप देखोगे ये कौन सा आपको भागलपुर में नहीं, भागलपुर तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भागलपुर में रेलवे डिब्बा कहां बनता है भाई? मेधेपुरा और जमालपुर हो जाएगा भाई, मेधेपुरा में हो जाएगा, मेधपुरा में हो जाएगा, मेधपुरा में, ठीक ना। और जमालपुर में हो जाएगा, ये आपको रेलवे डिब्बा और अभियांत्रिक मेधपुरा जमालपुर, नहीं कि आपको भागलपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आप लोग ध्यान से लगाया कीजिए, मैं देख रहा हूं आप लोग अनेरिया मार रहे हो, ये क्वेश्चन लगाओ तो मैं देख रहा हूं तुम लोग कौन सही लगा रहा है। चलो बताओ तो, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको दिखेगा पिडमोंट स्वेम्प पाया जाता है? पिडमोंट स्वेम्प किसे कहा जाता है? अब ये जब देगा ना तो तुम लोग देखो, पिडमोंट स्वेम्प देगा तो तुम लोग बड़ा कंफ्यूज आ जाओगे। इसे कहा जाता है दलदली मृदा, दलदली क्षेत्र, दलदली एरिया कहा जाता है, यानी दलदली एरिया वाला मिट्टी जो होगा ये किस क्षेत्र में पाया जाएगा? अब तुम लगा दोगे क्या? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ये आपको दलदली क्षेत्र यहां पर पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। डलमिया नगर कहां इसमें दिया है जी? डलमिया नगर तो दिया ही नहीं था। एगो ऐसे आंख ऐसे उठा के देख रहा है, डलमिया नगर में सिर्फ आपको यही नहीं होता था, चीनी का भी उत्पादन होता था, चमड़ा का भी उत्पादन होता था, सीमेंट का भी उत्पादन होता था, और भी बहुत से उत्पादन डलमिया नगर डिहरी में हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? बिहार के सबसे बड़ा प्रमंडल, अब यहां पर तुम लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं, उसे याद रखिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो आराम से आप लोगों को लगा लेना है, परमंडल, अनुमंडल, मंडल, कमंडल सब लगा लेना है, ठीक ना। तो सबसे देखते हैं आपको क्या हो जाएगा, पहले आपको बिहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिहार, पहले बिहार हो जाएगा। बिहार की जो जो चीज पूछता है उसे हम देखते हैं। पहले नंबर पूछेगा प्रमंडल, प्रमंडल को कहा जाता है कमिश्नरी, ये टोटल 9 होता है, कमिश्नरी होता है टोटल। हमारा अपना सासाराम का, यानी मुझे याद है अपना कहां पर है, वो आपको है, ये आपको पटना में कमिश्नरी में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद मंडल होता है, मंडल को ही जिला कहा जाता है, जिलों की संख्या कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इसके बाद आपको पुलिस मंडल हो जाएगा, पुलिस मंडल, पुलिस मंडल अगर बिहार में पूछे, पुलिस मंडल पूछे यानी पुलिस जिलों की संख्या पूछे तो ये हो जाएगा 40। बागहा, और आप जानते हो कि 2 आपको क्षेत्र पड़ता है, एक बगहा है और एक कौन सा है, एक भागलपुर में है और एक पश्चिमी चंपारण में है, बगहा और एक और कोई क्षेत्र है, देखो दिमाग से निकल गया। अब चलते और क्या आ जाता है आपको दिखेगा, मंडल के बाद आएगा अनुमंडल, अनुमंडल क्या आ जाएगा भैया? अनुमंडल, अनुमंडल आ जाएगा। अनुमंडल कितना है? 101 है, 101 है। अब चलो इससे छोटा आएगा फिर, और देखते हैं यहां पर हम देखते हैं अनुमंडल के बाद आएगा प्रखंड, क्या आएगा? प्रखंड आएगा। तो प्रखंड की संख्या कितना है? 534 है। कितना है बुआ? 534। बाघा और कौन सा आता है भाई बताओ तुम लोग? बाघा और कौन सा जगह है? 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है ना, हाँ नौगछिया, नौगछिया सॉरी, बाघा और नौगछिया जो है 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट और बढ़ जाता है तो 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान, 534 ये हो जाएगा। और पंचायत की संख्या 8067 हो जाएगा। पंचायत, पंचायत की संख्या क्या हो जाएगा? 8067 हो जाएगा पंचायत की संख्या, इसे भी याद रखिएगा। ये पंचायत की संख्या पूछे तो 8067 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे नगर निगम, नायका नगर निगम कौन सा होगा? नायका नगर निगम देखोगे, नगर निगम ये आपको सहरसा हो जाएगा, सहरसा, सहरसा हो जाएगा। 19 नंबर का नगर निगम है, 19वां नगर निगम हो जाएगा सहरसा आपको हो जाएगा। इसे भी याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो। नगर परिषद 88 है और फिर देखिएगा नगर पंचायत 154 है। ये सभी के सभी आपको पता होना चाहिए। बाकी और भी जैसे कि जो अलग अलग बाउंड्री लगता है, और भी इसमें हम लोग और भी जोड़ सकते हैं, गांव की संख्या देख सकते हैं, टोटल गांव कितना होता है ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो लेकिन बस जितना आपके पूछता है वही चीज आपको याद रखना है। चलिए, बिहार के सबसे बड़ा प्रमंडल कौन हो जाएगा? तिरहुत प्रमंडल हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में इसका मुख्यालय पड़ता है, तिरहुत प्रमंडल माना जाता है एरिया के सबसे बड़ा प्रमंडल। बिहार में सबसे अधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक पाए जाने वाली जनजाति का नाम बताना है, यह हो जाएगी संथाल जनजाति। बिहार में सबसे अधिक पाए जाने वाली संथाल जनजाति है। और बिहार में नहीं, भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली जनजाति भील जनजाति है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 1978 में यह राष्ट्रीय उद्यान बनता है। बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये आपको 1632 में डायरेक्ट आपको क्या लगा देना है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना फैक्ट्री लगाया था। आराम से बढ़ जाना है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग आपको लिया जाता था?
तो 3 कठिया व्यवस्था जो था 3/20 पर था, यानी कि 20 आपको कट्ठा में 3 आपको कट्ठा पर खेती करवाता था अंग्रेज लोग जबरन, नील का खेती करवाया जाता था। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा सी। अरे भैया देखो 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, उसमें से 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाया जाता था, उसे ही कहा जाता है नील की तनकठिया व्यवस्था कहा जाता है, इसे याद रखिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 77, बिहार में सबसे लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? यानी बिहार में सबसे अधिक 9 बार, एक तो 9 बार बन चुके हैं और सबसे लंबी अवधि वाले भी मुख्यमंत्री बने हैं, और ये कौन हो जाएंगे भैया? ये हमारे अभी के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो जाएंगे। जेडीयू के अध्यक्ष आपको श्री नीतीश कुमार जी हो जाएंगे, जेडीयू के संस्थापक में आते हैं श्री नीतीश कुमार जी, और ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री बने थे 2024 में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपका पटना में। पटना में कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। पाटलिपुत्र पटना में 1912 में हुआ था। मधुलकर साहब ने इसकी अध्यक्षता किया था। आपसे क्वेश्चन पूछे तो मधुलकर साहब आपको लगा देना होगा। और ये दूसरा जो हुआ था ये 1922 में हुआ था, ये आपको गया में हुआ था। ये आपको देखिएगा कि चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया था गया वाला। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी जाती है? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1974 में। देखिएगा संपूर्ण क्रांति शुरुआत करते हैं, ठीक ना, और संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए आपको कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता अब आ रही है। तो ये देखो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी जाता है? लोकनायक, लोकमान्य नहीं, लोकमान्य नहीं, लोकमान्य तो हो जाएंगे वो बाल गंधर्व तिलक हो जाएंगे, ठीक ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उपाधि इनको दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार दिवस क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस के साथ साथ 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। बिहार दिवस क्यों हुआ था? क्योंकि इसी समय 1912 में बंगाल से बिहार प्रेसिडेंसी अलग हुआ था। तो 22 मार्च 1912 में देखिएगा बिहार प्रेसिडेंसी अलग होता है, कहां से? आपको बंगाल से। चलिए आगे चलते हैं। 81 औदंतपुरी महाबिहार किस जिले में है? औदंतपुरी महाबिहार को भी आपको बख्तियार खिलजी ने आग लगा देता है। औदंतपुरी महाबिहार जो है आपको पड़ता है, आपको कहां जिला में पड़ेगा भैया? नवादा में। नवादा में पड़ेगा और नवादा में ये पड़ता है, और ये जो है गोपाल ने इसकी स्थापना किया था। किसने किया था? गोपाल हो जाएंगे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने इसकी स्थापना किया था, इसे भी याद रखिए। चलिए आगे। 82 वैशाली के सरसई पोखर में किस देवता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है? तो वैशाली जिला है, आप जानते हो वैशाली जिला, इसके सरसई पोखर में किस देवता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप देखोगे सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार के आपको देखोगे भगवान शिव का प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा, और ये कहां मिलेगा? वैशाली में मिलेगा, सरसई पोखर में देखने को मिलेगा। वैशाली के सरसई पोखर में देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन 83 देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? 1920 में। यानी 1920 के समय में जो हो जाएंगे किसान आंदोलन का नेतृत्व करता, वो हो जाएंगे आपको स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वामी विद्यानंद। और इनके बाद आपको जो फिर किसान नेता आते हैं वो स्वामी शाहजानंद आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो यही बिहार के संस्थापक माने जाने वाले, आधुनिक बिहार के संस्थापक माने जाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को कुछ ही समय के लिए आपको दिखेगा 1946 में एज आपको देखिएगा प्रतीक के रूप में, क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट थे संविधान सभा में और ये सबसे बुद्धिमान भी थे, इसलिए इनको अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है। बाकी फिर देखिएगा 11 दिसंबर को पूर्ण तरीका से राजेंद्र प्रसाद को चुनकर लिया जाता है। 85 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किसने किया था? सबसे पहले बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, और ये आपको सोनपुर मेला में देखने को होता है। आप लोग आते हैं तो उसी समय में ये करते हैं। तो किसान सभा का जो आपको गठन किया गया था प्रांतीय, इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसने निभाया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने निभाया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री लगाया था, ऊपर ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा आपको 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पटना में फैक्ट्री लगाया था। क्वेश्चन 87 बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का जो गठन किया जाता है यह भी किया जाता है लगभग उसी समय जब आपको केंद्र में स्वराज दल का गठन किया जाता है, यानी जनवरी 1923 में देखिएगा मोतीलाल नेहरू और आपको चित्तरंजन दास जो हो जाएंगे भारत में स्वराज दल का गठन करते हैं। वैसे आप देखिएगा श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार में स्वराज दल का, पटना में स्वराज दल का गठन करते हैं 1923 में ही। तो बिहार केसरी के नाम से जाने वाले श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना नहीं है? धारवाड़ आपको भू स्तरीय रचना यानी धारवाड़ क्रम की चट्टान वाला कौन सा जिला इनमें नहीं है? तो मुंगेर में पाया जाता है धारवाड़ क्रम, आपको जमुई में पाया जाता है, नवादा में पाया जाता है, और रोहतास में बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती है, न कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो रोहतास में कैसा चट्टानें हो जाएगी? बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आप देखिएगा धात्विक अयस्क काफी ज्यादा मिलता है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? बिहार राज्य में आप देखिएगा कि 445 किलोमीटर जो होता है गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार के सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती है। बिहार में टोटल 12 जिलों में आप देखिएगा गंगा नदी बहती है। टोटल कितना? 12 जिलों में बहती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा ही नदी हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? फिर से ये क्वेश्चन उल्टा कर पूछ दिया। तो बिहार के गौतम बुद्ध जो है आपको गया में मिलेगा। भीम बांध जो हो जाएगा यही आपको मिलेगा कहां भैया?
तो कौन सा वन अभ्यारण्य मुंगेर जिला में भीम बांध मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 91 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। रिपीट कर गया क्वेश्चन। सर्वोच्च लिंगानुपात जो हो जाएगा गोपालगंज में हो जाएगा और सबसे कम लिंगानुपात जो हो जाएगा मुंगेर में हो जाएगा। सबसे बिहार के पूर्वी जिला हो जाएगा किशनगंज जिला हो जाएगा। सबसे अधिक बारिश किशनगंज जिला में होता है। सबसे पहले बारिश किशनगंज जिला में होता है। चाय की खेती सबसे अधिक किशनगंज जिला में होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते भैया। सारण जिला के आप देखिएगा, सारण जिला के चिरांग नामक स्थान पर देखिएगा आपको नवपाषाण कालीन आपको दिखेगा हिरण की हड्डी का आपको हथियार मिला है, यानी कि आपको अवशेष देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो बिहार के किस जिले में, बिहार में अभी टोटल 8% हो चुके हैं वन क्षेत्र। 2023 के जो आया है आपको रिपोर्ट 2025 में, उसके अनुसार भारत में हो चुके हैं आपको 24% 17% वन। हर 2 साल के बाद रिपोर्ट लाता है वन अनुसंधान जो देहरादून वाला है। और बिहार में देखोगे कैमूर जिला जो होगा सबसे अधिक वन वाला जिला हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, बिहार के जिले में सबसे कम पूछ रहा है। सॉरी अरे सॉरी कहता नहीं, आंसर बदला। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शेखपुरा जिला हो जाएगा। शेखपुरा शिवहर जिला जो हो जाता है छोटा भी जिला है और सबसे कम वन वाला जिला हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। सबसे कम जिला पूछ रहा था, ये हो जाएगा शेखपुरा जिला। सबसे अधिक पूछता तो तुम्हारा कैमूर जिला हो जाता। ठीक, शेखपुरा जिला के सबसे कम जनसंख्या भी है। सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा और सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जिला हो जाएगा पटना। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में, तो लगभग 99 किलोमीटर 98 किलोमीटर की लंबाई इसका पड़ता है, ये पटना जिला में। और पटना जिला के बाद सेकंड स्थान पर जो आ जाता है भागलपुर का स्थान आ जाता है, लगभग 97 किलोमीटर भागलपुर में आपको पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में आप देखिएगा लगभग 1880 से लेकर 82, यानी कहीं 1880 भी देगा कहीं 1882 देगा पर किलोमीटर स्क्वायर में देखिएगा ये आपको लोग निवास करते हैं। ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला जो हो जाएगा शिवहर जिला हो जाएगा। शिवहर जिला सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा शिवहर जिला का। सेकेंड स्थान पर पटना का जनसंख्या घनत्व आता है, ये भी याद रखिएगा। एरिया के हिसाब से शिवहर जिला जो सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण जिला हो जाएगा 95। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जैसे महात्मा गांधी ने आपको केंद्र स्तर पर किया था, वैसे महादेव लाल सराफ जो हो जाएंगे ये आपको भागलपुर वाला क्षेत्र में देखिएगा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में देखिएगा अंबारी सत्याग्रह होता है, सब कबैया होता है, ये 1939 में होता है। जब आपको द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने का समय आता है उस समय यह होता है अंबारी सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था राहुल सत्यान द्वारा। ये छपरा वाला क्षेत्र से आते हैं, राहुल सत्यान द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। आगे चलते हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हो जाएंगे। तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक जो हो जाएंगे, यानी इंग्लिश समाचार पत्र हुआ करता था सर्चलाइट, ये क्या था इंग्लिश आपको पत्र हुआ करता था सर्चलाइट, और इसके संपादक का आपका नाम पूछ रहा है। 1918 में ये आपको समाचार पत्र आता है और 1918 में इंग्लिश में समाचार पत्र हुआ करता था। ये मुरली मोहन प्रसाद हो जाएंगे, मुरली मोहन प्रसाद हो जाएंगे। बिहार का कौन सा शहर एक खुदा ईश्वर का नगर कहा जाता है। लगाओ भैया, शहर एक खुदा के नाम से जाना जाता है, ईश्वर के नगर के नाम से जाना जाता है। बिहार का कौन सा नगर है भैया, शहर एक खुदा के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ये कौन सा शहर हो जाएगा भैया, ये गया जी हो जाएंगे, गया जी, अग्गू भी जी पिच्छू भी जी, गया जी हो जाएंगे। इसे क्या कहा जाता है, शहर है खुदा ईश्वर का नगर कहा जाता है इसे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां हुआ था। यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद अब देखिएगा पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में जो होता है राजगिरी में होता है, अजात शत्रु के शासनकाल में होता है, ये भी याद रखिएगा। वैशाली में जो होता है ये दूसरा होता है, काला अशोक के शासनकाल में होता है। पाटलिपुत्र में तीसरा होता है, अशोक के शासनकाल में होता है। चौथा जो होता है कुंडल वन कश्मीर में होता है, कनिष्क के शासनकाल में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। महापरिनिर्वाण जो होता कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, यानी कुशीनगर यूपी में पड़ता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था आपको वहीं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के चक्कर भी लगाती है। ये सबसे पहले जो आपको दिया गया था, ये बिहार से ही माने जाते हैं या भारत से माने जाते हैं। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज भी किया था, ये आर्यभट्ट का सिद्धांत है। आर्यभट्टीय सिद्धांत जो पुस्तिका है उसमें यह दिया हुआ है, जिसमें पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि एक चक्कर लगाती है सूरज का भी, और ये दिन रात के बारे में भी बताया जाता है। चलो इसमें 100 का 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब बताओ तुम लोग कैसे हाल चाल हो, एक बार लाइक भी कर दो। सर जी मैं आपके बैच का स्टूडेंट अरमान अली, मेरा काम करवा दीजिए। 17 लाख फॉर्म में 1 लाख लेगा, डर लग रहा है। डर लग रहा है? अरे भीड़ से काहे डर रहे हो जी? 17 लाख की भेड़ियों की भीड़ से एक शेर डर जाएगा? नामुमकिन। 17 लाख भेड़ियों की भीड़ से एक शेर डर जाए और अपना शासन करना छोड़ दे, नामुमकिन है, नामुमकिन। शेर कभी भी कहेगा तो दहाड़ेगा ही, किसी किसी के पीछे चलने वाले में से नहीं है। भेड़िया की तरह, भेड़ की तरह किसी के पीछे चलने वालों से नहीं है। शेर बनो शेर। अरे 17 लाख में 1 लाख रिजल्ट समझ रहे हो?
बहुत रिजल्ट कहलाता है 1 लाख, 1 लाख तनी मनी नहीं रिजल्ट कहलाता है, बहुत रिजल्ट कहलाता है। ठीक, पेमेंट जो होता है, आपको जो पेमेंट हम एप्लीकेशन पर जो आपको फी लगता है, आप लोग जानते हो, उसमें टैक्स लगता है। हर एक आपको देखिएगा लगभग टेस्ट देना पड़ता है 18% के हिसाब से आपको देखिए, फिर आपको पेमेंट आपको 3% अलग से देना पड़ता है, फिर आपको देखिएगा हर एक सेट पर लगभग 15 रुपया अलग से देना पड़ता है एक आपको, यानी लगभग आपको इतना टैक्स देना पड़ता है, इसलिए उसका दाम बढ़ता है। आप समझ रहे हो ना? सर एक बात है प्लीज, 2021 में मैंने एग्जाम दी थी और आपसे पढ़ के उस टाइम आपसे सारे सेट में इतना नंबर आता था, इस बार भी आ रहा है इतना। यूपी से हूं, क्या मैं एग्जाम दूं इस बार या फिर नहीं? निधि तिवारी एकदम देना चाहिए। यूपी के कितना लड़के बिहार पुलिस बनी है, यूपी के कितना लड़का बिहार पुलिस बन गया, आपको देना चाहिए, छोड़ोगे क्यों? फिर दोस्त भूल गए क्या सर? नहीं रे, भूलेंगे कैसे तुमको? बिहार स्पेशल का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। सर अपना जीएफ की याद में तेरी यादें सीरीज चला रहे हैं, आज क्यों नहीं हुआ तेरी यादें सीरीज में दम है गुरुजी। विपिन यदुवंशी, अरे हमारे कोनो की याद में हम नहीं चला रहे भाई। देख, तेरी यादें काहे नाम पड़ा, सुन मैं बता रहा हूं। जैसे तू सब एग्जाम देगा तो एग्जाम देते समय याद आएगा कहाँ किससे तैयारी किए थे, तेरी यादें। तो तेरी यादें यानी मेरी यादें, तो तू सब के लिए, तू सब मेरे को याद करेगा और हम तुमको याद करेंगे, इसलिए तेरी यादें है इसका नाम। ठीक ना, समझ रहे हो? अजीब हाल है तुम लोगों का। 55 नंबर आ रहा है और भोजपुर ये नाम मत लिखा करो तुम लोग। सर प्लीज एक क्लास रिटर्न कट ऑफ पर ले लीजिए, जरूर लिखा जाएगा, हर्ष भदौरिया एकदम लिया जाएगा। ठीक ना, एक सीट निकलवा दीजिए, मैं आपका नाम लूंगा अमित तिवारी सर जिंदाबाद। ठीक है भाई, तैयारी करते रहो, तुम्हारा ऐसे भी निकल जाएगा। डेली तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है, नेता मदारी मत बनाओ हमको। 45 आ रहा है सर, इंक्रीज होगा, एकदम इंक्रीज होगा। एससी कैटेगरी से एकदम इंक्रीज करो, 60 के ऊपर जाओ। देखो कौन सा सेक्शन कमजोर है, उसका रिवीजन ज्यादा किया करो। ठीक, सर आप सर आपका आप हैक्ड है सर जी। है? यार वर्षा है क्या ही बोलता है, चुट्टा समझ में ना आता है। हैक्ड है, हैक है, हैंगड़े हैं। सर आपका ऐप हैक्ड है सर जी। सर जी, आपका है हैक्ड है मतलब हैक हो चुका है हमारा ऐप। चलो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और निरंतर तैयारी करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं, और कल तो घर भी हम जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया घर जाए हुए, घर से बड़ा सुनाई, मतलब बहुत बहुत डांट सुन रहे हैं। जाकर जल्दी से आएंगे, आप लोगों की तैयारी निरंतर चलते रहना चाहिए। मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा, बाय बाय, जय हिंद।